पीएम मोदी ने जब रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात की तो अमेरिका बौखला गया। इंडिया में अमेरिका के एम्बेसडर एरिक गर्सेट्टी ने भारत को अमेरिका की दोस्ती को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुल्लिवान ने कहा कि अगर कभी जरूरत पड़ी तो रशिया इंडिया नहीं चाइना को प्रेफरेंस देगा। अब आप सोचिए कि सिर्फ एक मुलाकात से अगर हंगामा हो सकता है तो रशिया और अमेरिका के रिश्ते कैसे हैं? लेकिन सवाल यह है कि क्या रिश्ते इतने खराब हो सकते हैं कि अमेरिका रशिया पर न्यूक्लियर अटैक कर देगा? आप कहेंगे नहीं, पर अगर मैं ये कहूं कि एक वक्त ऐसा आया था जब अमेरिका ने रशिया पर अटैक करने और 60 करोड़ जिंदगियों को खत्म करने का प्लान कर लिया था, पूरी डिटेल में बताता हूं। चलिए, कई सवाल होते हैं कि जब तक वो मन में होते हैं तब तक वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग लगते हैं। वो कितने खतरनाक हो सकते हैं इसका अंदाजा हमें होता ही नहीं। मसलन ये सवाल कि अगर किसी देश ने न्यूक्लियर हमला शुरू कर दिया तो वो कहां जाकर रुकेगा, कितने लोग मारे जाएंगे। अब जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया और अमेरिका यूक्रेन के सपोर्ट में उतरा तो पूरी दुनिया को डर लग रहा था कि किसी भी वक्त न्यूक्लियर अटैक हो सकता है। यही दौर एक बार पहले भी आया था। साल था 1962 का, जगह थी अमेरिकी प्रेसिडेंट का घर, व्हाइट हाउस। जॉन एफ कैनेडी तब प्रेसिडेंट हुआ करते थे। ये कोल्ड वॉर के दिन थे और क्यूबा क्राइसिस के बाद लगने लगा था कि एक न्यूक्लियर वॉर बस पलक झपकने भर की दूरी पर ही खड़ी है। अब जिनको क्यूबा क्राइसिस नहीं पता तो दोस्त, क्यूबा क्राइसिस की कहानी यूं है कि सोवियत यूनियन ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स अमेरिका के एकदम पड़ोस में यानी क्यूबा में तैनात कर दिए थे, जिसकी वजह से अमेरिका में डर और टेंशन बढ़ गए थे और आखिर में जंग नहीं बल्कि कूटनीति से यह जंग तो टाल दिया गया। पर अब सबको एहसास हो चुका था कि न्यूक्लियर वॉर कितना नजदीक हो सकता है। ऐसे में एक रोज कैनेडी ने अपने जॉइंट चीफ से पूछा, अगर न्यूक्लियर वॉर की आपकी प्लानिंग अगर सोचे समझे तरीके से पूरी हो जाती है तो फिर सोवियत यूनियन और चीन में कितने लोग मारे जाएंगे? इस सवाल का सीधा मतलब था कि अगर अमेरिका रशिया पर पहले हमला करे तो कितने लोग मारे जाएंगे। जब आने में वक्त लगा, कुछ रोज बाद एक सीक्रेट लिफाफे में इस सवाल का जवाब भी आया। जवाब था, हमले के तुरंत बाद करीब 27 करोड़ लोग मारे जाएंगे। लिफाफे के अंदर एक ग्राफ भी स्टैपल था जिसमें 2 लाइनें बनी थी। एक्स एक्सिस में महीने दिखा रहा था और वहीं वाई एक्सिस में मरने वालों की संख्या। वाई एक्सिस की यूनिट लाखों में थी। ये ग्राफ दिखा रहा था कि 27 करोड़ लोगों से शुरू होकर ये गिनती 6 महीने के अंदर ही 32 करोड़ पहुंच जाएगी। ये गिनती रूस और चीन को मिलाकर बताई गई है। अभी कुछ दिन गुजरे ही थे कि एक और लिफाफा आता है। इस बार ग्राफ में 10 करोड़ की संख्या और ज्यादा जोड़ी गई। इस लिफाफे में स्वीडन, ऑस्ट्रिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, जापान जैसे देशों के लोगों को भी ऐड किया गया था। लिखा था, अकाल और सूखे से कम 10 करोड़ लोग और मरेंगे। लमसम संख्या बता रही थी कि न्यूक्लियर अटैक की सूरत में दुनिया के 60 करोड़ लोग मारे जाते हैं। और ये बात तब की हो रही है जब दुनिया की कुल आबादी 300 करोड़ के लगभग थी। मानो दुनिया की आबादी का 1.5% ये डेटा अमेरिका के हेडक्वार्टर्स ऑफ द डिफेंस डिपार्टमेंट यानी पेंटागन में भेजा गया था। इस लेटर में लिखा था कि न्यूक्लियर अटैक पूरी दुनिया में न्यूक्लियर विंटर के हालात पैदा कर देगा। अब आप अगर सोच रहे हैं कि ये क्या भला है, तो न्यूक्लियर विंटर, न्यूक्लियर धमाके से निकला हुआ धुआं आसमान को ढक लेगा और महीनों तक ये धुआं नहीं छटेगा। धूप की किरणें जमीन पर नहीं पहुंच पाएंगी और पूरी दुनिया भयंकर ठंड के दौर में पहुंच जाएगी, यानी कि आइस एज में। ये ठंड इतनी खतरनाक होगी कि जिंदगी ही खत्म हो जाएगी। अब सोचो, अगर अभी सुनने भर में ये इन्फॉर्मेशन इतनी खतरनाक लग रही है तो उस वक्त तो ये और भी ज्यादा खतरनाक लगी होगी। आज भले ही सबको पता है कि कितना ही बड़ा न्यूक्लियर अटैक कितनी तबाही मचा सकता है, लेकिन 1960 के दशक को किसी को परमाणु हमले की असलियत का एहसास नहीं था। दुनिया ने सिर्फ एक न्यूक्लियर हमला देखा था, जापान पर। आम पब्लिक यही समझती थी कि एक शहर खत्म हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन हकीकत ये थी कि 1962 तक अकेले अमेरिका के पास इतने न्यूक्लियर हथियार थे कि दुनिया में जीवन ही खत्म हो सकता था। बाकी इसमें सोवियत, रूस और अगर चीन को मिला दें तो चीजें और भी भयानक हो जाती। उस दौर में ये एक सीक्रेट था, सबसे ऊंचे दर्जे का टॉप सीक्रेट, इसलिए आम जनता से ये बात छुपाए रखी गई। हालांकि उसी दौर में एक आदमी ऐसा भी था जो इस सच को बाहर लाना चाहता था ताकि पब्लिक को असलियत का पता चले और वो अपनी सरकार पर प्रेशर बनाए। लेकिन आखिर में ये पेपर्स कहां पहुंचे? कूड़े के ढेर में। इस शख्स का नाम था डेनियल एल्सबर्ग। डेनियल पेंटागन में बहुत ऊपर की पोस्ट पर थे, इतने ऊपर की पोस्ट पर कि वो हाई प्रोफाइल टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स देखते थे। इन्हीं डेनियल एल्सबर्ग ने पेंटागन पेपर्स लीक किए थे। पेंटागन पेपर्स जिसमें अमेरिका के वियतनाम में किए गए गुनाहों का कच्चा चिट्ठा था। डेनियल वियतनाम युद्ध के खिलाफ थे। उनका मानना था कि पेंटागन पेपर्स के बारे में अमेरिकी जनता को पता चलना चाहिए, ये जंग अब बंद होनी चाहिए, और इसलिए उन्होंने इन पेपर्स को फोटो स्टेट करा लिया, उनकी कई कॉपियां बनाई और फिर 1971 में इसे लीक कर दिया। पेपर लीक होने के बाद अमेरिका में खूब हंगामा हुआ। पब्लिक को पता चला कि उनसे झूठ बोला जा रहा है। अमेरिकी सरकार बार बार कह रही थी कि वो वियतनाम की जंग जीतने की कगार पर है, जबकि असलियत ये थी कि ये जंग कहीं नहीं जा रही थी और नौजवान बेवजह अपनी जान गंवा रहे थे। अमेरिका की जनता का पैसा बर्बाद किया जा रहा था।
इन पेपर्स के लीक होने के बाद सरकार पर भारी दबाव पड़ा और आखिरकार 1973 में अमेरिकी सरकार को वियतनाम से हाथ खींचने पड़े। पेंटागन पेपर्स का लीक होना सरकार के लिए शर्मिंदगी की बात थी, इसलिए वो डेनियल एल्सबर्ग के पीछे पड़ गई। एल्सबर्ग को 125 साल कैद की सजा मिल सकती थी, लेकिन फिर एक और स्कैंडल ने उन्हें बचा लिया। इसका भी किस्सा बड़ा मजेदार है। दरअसल जब पेंटागन पेपर लीक हुए, रिचर्ड निक्सन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। ये वही निक्सन है जो अपनी प्राइवेट बातचीत में इंदिरा गांधी को बूढ़ी चुड़ैल कहा करते थे। हालांकि जब निक्सन ने ये सब कहा था तब 1971 का युद्ध चल रहा था। निक्सन के सितारे बुलंद थे, चुनाव में भारी बहुमत से जीतकर वो प्रेसिडेंट बने थे और भारत पाकिस्तान मुद्दे पर हर वक्त पाकिस्तान का पक्ष लेते थे। 1971 युद्ध का नतीजा क्या रहा ये हम सब जानते हैं। निक्सन को मुंह की खानी पड़ी और जल्द ही उनके दिन और बुरे होते चले गए। निक्सन वियतनाम में जंग का सपोर्ट करते थे, लेकिन डेनियल एल्सबर्ग की वजह से उन्हें आर्मी को वियतनाम से वापस बुलाना पड़ा। उन्होंने खींच में डेनियल के खिलाफ व्हाइट हाउस की एक सीक्रेट टीम बनाई गई। इस टीम ने डेनियल के साइकाइट्रिस्ट के ऑफिस में वायर टेपिंग की ताकि डेनियल अपने साइकाइट्रिस्ट से जो कुछ बताएं उनमें से कुछ काम का ढूंढकर उसे डेनियल के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। डेनियल के खिलाफ तो कुछ नहीं मिला, उल्टा निक्सन वाटरगेट स्कैंडल में फंस गए और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। वाटरगेट स्कैंडल की बात करें तो मोटा मोटी तौर पर निक्सन अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर लोगों की जासूसी कर रहे थे। ऐसे ही एक रोज जब उनके गुर्गे उनकी विपक्षी पार्टी की जासूसी करने गए तो धर लिए गए और निक्सन की करतूत सामने आ गई। बाद में सरकार ने डेनियल एल्सबर्ग पर जो इल्जाम लगाए थे वो भी अदालत ने खारिज कर दिए। अब इन सारी उठापटक में एल्सबर्ग से एक ब्लंडर हो गया। उन्होंने सिर्फ पेंटागन पेपर्स कॉपी नहीं किए थे, उनके पास सीक्रेट कागजातों का जखीरा था जिसमें अमेरिका के न्यूक्लियर प्लान, वॉर प्लान्स, विदेशों में चल रहे मिलिट्री ऑपरेशंस, अमेरिकी सरकार का बाकी देशों को दिखाया जाने वाला न्यूक्लियर हथियारों का डर वगैरह वगैरह सबका कच्चा चिट्ठा था। डेनियल ने सोचा कि पहले पेंटागन पेपर्स लीक करूं ताकि वियतनाम की जंग रुक जाए और निर्दोषों की जान बच जाए। अब ये हो जाए तो फिर वो न्यूक्लियर प्लानिंग वाले पेपर्स भी लीक करूंगा। लेकिन बीच में एक तूफान आया और उसने सारी प्लानिंग बिगाड़ दी। डेनियल का एक छोटा भाई था हैरी। सरकार से छुपाने के लिए डेनियल ने कागजात हैरी को दे दिए थे, ये कहकर कि इन्हें बहुत संभाल कर रखना। लेकिन डेनियल ने हैरी को यह भी नहीं बताया कि उन कागजातों में क्या है। हैरी ने उसे एक बक्से में रखा और अपने बगीचे में गाड़ दिया। फिर जाने एक दिन हैरी को क्या सूझी, उसने बगीचे से बक्से को निकाला और एक दूसरी जगह जाकर गाड़ दिया। अब यहाँ दिक्कत ये हुई कि हैरी ने जिस नई जगह जाकर बक्से को गाड़ा था वो शहर का कूड़ेदान था। हैरी ने बक्से को गाड़कर उसके ऊपर एक गैस स्टोव रख दिया, ये सोचकर कि निशानी का ये काम करेगा। हैरी की चालाकी शुरुआत में काम आई। जिस रोज हैरी ने बक्से की जगह बदली उस दिन FBI के लोगों ने उनके बगीचे की तलाशी ली। उन्हें कुछ नहीं मिला, सब कुछ सही था। लेकिन फिर एक बड़ी गड़बड़ हो गई। कुछ दिन बाद शहर में जोर का तूफान आता है जिससे बक्से के ऊपर रखा गैस स्टोव उड़ गया। चीजें इधर उधर हो गई, यानी अब उस जगह को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो गया था जहां कागजात वाला बक्सा गड़ा था। हैरी ने बहुत कोशिश की, उसकी एक दोस्त बारबरा और उनके पति ने भी साथ दिया, लेकिन कागजात नहीं मिले। बारबरा तो करीब 1 साल तक कोशिश करती रही, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं चल पाया। 1 साल बाद म्युनिसिपैलिटी वाले आए और सारा कूड़ा उठाकर एक लैंडफिल में भर दिया। लैंडफिल के ऊपर कंक्रीट की एक इमारत बनाई गई और वो कागजात हमेशा हमेशा के लिए उसके अंदर ही दफन हो गए। सालों बाद डेनियल एल्सबर्ग ने किताब लिखी, द डूम्सडे मशीन। इस किताब में एल्सबर्ग लिखते हैं, जिस दिन मैंने कागज के उस टुकड़े पर 50 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत की प्लानिंग देखी, उस दिन से मेरी जिंदगी का एक ही मकसद रह गया कि मैं किसी प्लान को सक्सेसफुल ना होने दूं। डेनियल के जमा किए गए कागजात तूफान में खो गए थे, लेकिन वो फोटो कॉपी थी। असली कागज सरकार के पास ही थे, जिन्हें कई साल बाद डिक्वालिफाई किया गया और तब दुनिया ने जाना कि 60 के दशक में अमेरिका एक और बड़े परमाणु हमले की प्लानिंग कर रहा था। किस्मत से उस प्लान को अमली जामा नहीं पहनाया गया, नहीं तो क्या होता ये सोचने भर में ही रूह कांप जाती है। अगर खुदा न खास्ता अमेरिका ये न्यूक्लियर अटैक रशिया पर कर देता तो कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है कि कितनी जानें जाती और कितना नुकसान होता। इसकी एक वजह यह है कि रशिया पर अगर हमला होता तो रशिया भी चुप नहीं बैठता, और अगर दोनों तरफ से अटैक होता तो मेरे हिसाब से तो सीधा सीधा खात्मा होना तय था। वैसे आपको क्या लगता है कि आज के डेट में न्यूक्लियर वॉर हो सकती है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।